रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। किस्मत बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। और निश्चित तौर पर बिहार में वक्त बदला है। बिहार के बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूर्या वर्चस्व स्कूल के डायरेक्टर मनीष शर्मा जी। इनसे बात करेंगे कि कितना वक्त बदला है शिक्षा के क्षेत्र में बिहार, और क्या सोचते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पहले से ही, बहुत पहले से ही टैलेंट और रिवॉल्यूशन का खदान रहा है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त हो, चाहे अशोका हो, चाहे नालंदा की यूनिवर्सिटी हो, जो अपने आप में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। आज भी उसके अवशेष देख के आदमी अचंभित हो जाता है। चाहे वो आर्यभट्ट हों, जो यहाँ से महज जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दूर ही उनकी ऑब्जर्वेटरी थी, और बिना किसी बहुत एडवांस टेलीस्कोप के उन्होंने जो खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किया, वो बड़ी अद्भुत है। और हम देखेंगे कि कुछ तो बात है इस जगह पे, कुछ तो ज़रूर बात है कि चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रॉ टैलेंट हो। बिहार हमेशा से इसका प्रणेता रहा है, हमेशा से इसका अगुआ रहा है, और आज भी है। आज भी आप देखेंगे कि जो भी बेस्ट टॉप हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, या वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो बिहार के बच्चे उसमें हमेशा बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। फिर भी बिहार को पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाता है सर? जी, पिछड़ा हुआ की वजह क्या है कि अ, हम इकोनॉमिकली बहुत आगे नहीं हैं, और आप जैसा देखेंगे कि गांव घर में भी पैसा जो है वो एक बहुत बड़ा रोल रखता है। अगर आप इकोनॉमिकली बेटर हो तो लोग आपको ऐसे हिकारत भरी नज़रों से नहीं देखेंगे। मैं देखता हूँ कि एक एवरेज अनपढ़, एकदम निरा अनपढ़ जो गांव का किसान है, उसकी भी जो कॉमन सेंस है और उसका जो जनरल अवेयरनेस है, वो बाहर के बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो ये हो सकता है कि आंकड़ों के हिसाब से जो साक्षरता का जो परसेंटेज है, उसके हिसाब से वो बहुत आगे ना हो, बहुत ऊपर ना हो, लेकिन वो अदरवाइज़ बहुत ही होशियार, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ब्रिलियंट है, अगर आप ऐसे भी बात करें तो। तो आंकड़े में भी हैं जो लोगों को इस बात के लिए मजबूर करते हैं बताने के लिए कि आप साक्षर नहीं हैं, इसलिए आप। और दूसरी बात है कि आप यहाँ से आपके यहाँ चूँकि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ के लोग चूँकि मजबूर हैं बड़े लोगों, उद्योगपतियों के पास काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपको हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है कि आप मैक्सिमम या तो गार्ड हैं या लेबरर हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारा गार्ड भी जो है वो, अगर उसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, थोड़ी उसको वो मिल जाए, मौका मिल जाए, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर कर सकता है, और लोग करते हैं। सर, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे नीट करे, यूपीएससी करे, बीपीएससी करे। लेकिन उसके लिए छोटे ज़िले में, जैसे जहानाबाद ज़िले में या और भी छोटे ज़िले में, बिहार के अन्य ज़िलों में वो व्यवस्था नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोग दिल्ली, जैसे मुखर्जी नगर तो उसके लिए काफ़ी हिट है, और बेंगलोर, मुंबई वगैरह ये सब प्रस्थान करते हैं। आखिर जहानाबाद ज़िले में क्या किया जाए, किस तरह की व्यवस्था की जाए, या सरकार को क्या पहल करनी चाहिए ताकि यहाँ के भी बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल सकें? देखिए, एक तो है कि ये जिस भी शहर का आपने नाम लिया, वो कॉमर्शियल सेंटर्स हैं, है ना? कॉमर्शियल सेंटर होने की वजह से, जैसे दिल्ली एक कॉमर्शियल हब भी है, एक पॉलिटिकल हब है, सेंटर है, वहाँ हमारी राजधानी है। तो पहली बात तो वहाँ पे, और एक इंडस्ट्रियल हब भी है। तो पहली बात तो, सबसे बड़ी बात जो है कि वहाँ पे जो पलायन है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। सेकंड है कि वहाँ की पेइंग कैपेसिटी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा पे कर सकते हैं लोग। पे करने की वजह से और पॉपुलेशन होने की वजह से
प्लस वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, प्लस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो वो एजुकेशनल हब भी है। तो कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल हब होने की वजह से इन तीनों का जो मेल-जोल है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। पेइंग कैपेसिटी भी है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स भी खुलते हैं, चूँकि वहाँ पॉपुलेशन है, एजुकेशनल हब है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इसकी वजह से और वहाँ हैं और वहीं पे उनको अगर वो सुविधा है तो उनके लिए आसान है कि जब ग्रेजुएशन कर ही रहे हो या जैसे ही वो फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो उनके पास ये सुविधा हो जाती है कि वो कोचिंग कर सकते हैं। तो ये जो तीनों का सामंजस्य है, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ऐसा ही आप इलाहाबाद में देखेंगे, जो एक समय का बहुत ही बड़ा एजुकेशनल हब था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और यहीं पे 2, 4, 5 ही सेंटर्स हैं जहाँ पे ये रह गए हैं। बात रह गई कि यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आके इस बात से बिना हतोत्साहित हुए हुए कि यहाँ पे नहीं है और लोग नहीं आते हैं, हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगर स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोग करना चाह रहे हैं, और उसके लिए प्रयासरत हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी परिवर्तन आएगा। कोटा, लेट अस से कोटा, आज से अगर 25-30 साल पहले आप देखेंगे तो कोटा एक नॉर्मल टाउन था और सडनली वहाँ पे बंसल क्लासेस आके और चीज़ें होके और वहीं पे फिर सारी चीज़ें जुड़ने लगी। तो आज आप देखेंगे पूरे देश से बच्चे जो है वहाँ जाके कोचिंग ले रहे हैं। सो दिस इज़ एक जो है वो ऐसा होता है कि आप एक बार बीज रोपते हैं, फिर वो पेड़ बड़ा होता है और बड़ा होता है, फिर उस पे पक्षी आ जाते हैं, फिर उस पे बहुत तरह के लोग बैठने लगते हैं, राही आ जाते हैं, वो उसके छाया में बैठते हैं। तो ऐसी एक पहल हमें ज़रूर करनी पड़ेगी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम स्टार्ट करें। और आप स्टार्ट करेंगे आज से कुछ ही दिन पहले, उस समय बोकारो शायद बिहार का ही पार्ट था, झारखंड में नहीं गया था। वहाँ पे एक मिस्टर आरपी सिंह थे, बहुत अच्छे टीचर थे और उन्होंने एक अच्छा खासा हब बना दिया था। अब मैं देखता हूँ शायद वो धीरे-धीरे शायद वो होंगे और पढ़ा नहीं रहे। तो ये जो है, ये बनाने से बन जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा साहस भी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, आपने बट बन जाता है। सूर्या वर्चस नामक जो स्कूल जहानाबाद में आपने खोला है, आप तो बड़े बड़े संस्थान में आपने पढ़ाया भी है जी, और बड़े बड़े शहरों में, जी। तो ये क्या सोच है इसके पीछे और क्या उन पेरेंट्स का सपना इस स्कूल के माध्यम से पूरा होगा? क्या आप ऐसी व्यवस्था लाएंगे या ला रहे हैं? जी, बिल्कुल हम इसलिए यहाँ पे आए भी हैं और सारी चीज़ें छोड़ के रेलवे की नौकरी छोड़ के और एक सेटल्ड बिज़नेस छोड़ के यहाँ आने का मकसद ही यही है कि एक बार तो कोई वापस आए। और कब तक डरते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे और कब तक विदेश में रहेंगे, कहने का मतलब अपना घर छोड़ के भारत के ही किसी कॉर्नर में आप कब तक रहेंगे। ठीक है, वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने लोग तो यहीं पे हैं। कुछ लोग आपका अभिवादन करते हैं, आप कुछ लोगों का अभिवादन करते हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके जान पहचान वाले हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये धरती, जैसा हमने बताया, पहले से ही टैलेंट का खदान रहा है और जब वो आपको टैलेंटेड बना देता है तो हम सब यहाँ से चले जाते हैं। ये कई बार मुझे लगता है ये बड़ा अन्यायपूर्ण है इस धरती के साथ। और वो ये बहुत चुप, इम्पोर्टेंट बात है। जी, और वो चुप रहती है, मतलब धरती क्या बोलेगी। लेकिन धरती शायद आपका आसरा देखती है, आपका घर, आपके लोग आपका आसरा देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं आपकी सफलताओं पे। लेकिन उनके मन में ज़रूर कहीं पे रहता है कि भाई इतना जब आप पढ़ लिख गए और इतने होशियार हो गए, काबिल हो गए, तो इस धरती को वापस कौन करेगा? कब तक जाते रहेंगे? तो हमारा पहली बात तो ये मानना है कि ये धरती की पुकार है, जिसकी वजह से मैं आया। कि ठीक है, मतलब अगर लाख में एक व्यक्ति भी लौटे और वो अपनी उसको मिली हैं जो चीज़ें उसको मिली हैं, वो उसको वापस देने की कोशिश करे, तो सचमुच बड़ा ही तो आपको लगता है कि ये जिस तरह के ड्रीम लेकर आप रिटर्न फिर यहाँ आए हैं, वो ड्रीम पूरा होता दिख रहा है या उस ओर कितना कदम आपका बढ़ा है, कितनी सफलता मिलने की उम्मीद है उसमें? जी, देखिए, मेरा मानना है
और हमने बहुत स्टडी भी किया है। अगर आप बिजनेसेस को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, पहली बात तो वो वक्त लेता है, नंबर एक। नंबर दो कि अगर आपका जो एम है, आपका लक्ष्य जो है वो पाक साफ है, साफ सुथरा है और अच्छा है, तो एक ईश्वरीय दैवीय मदद भी आपको मिलती है। उसको आप लक कह लें, जो भी कह लें, मेरा मानना है वो दैवीय मदद है। और होता है, बिजनेसेस आती हैं, वो फिर धीरे धीरे ग्रो करती हैं और वो अपना जगह बना लेती हैं, लोगों को समझ में आने लगता है। तो असफलता के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं हमने, कि कोई चीज़ असफल भी हो सकती है। जे आर डी टाटा ने एक बार सुधा मूर्ति जी को, जो इन्फोसिस फाउंडेशन की नारायण मूर्ति जी की पत्नी हैं, वो जब स्टार्ट कर रही थी तो उनको बोला था कि सुधा, नेवर बी डिफिडेंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर। कभी भी आप निराश ना हो या शक के स्थिति में ना रहें जब भी आप कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। वो अवश्य होता है। आप देखें, टाटा कुछ भी करते हैं, वो नमक से लेके लैंड रोवर भी बना रहे हैं और सब चीज़ में सफल है। वजह केवल यही है कि आपको कोई शक या शुबहा नहीं होना चाहिए और आप में ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमने जो किया है उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध रहूं और उसमें जो भी खामियां होती हैं या कुछ भी होता है, आप उसको ठीक करते चले जाएं। ऑटोमेटिक कोई भी बिजनेस जो है वो फ्लरिश करता है। और एजुकेशन तो कोई बिजनेस है भी नहीं, ये तो एक समाज सेवा का ही ज़रिया है, माध्यम है। और वो अवश्य लोगों को समझ में आ जाता है, अच्छी चीज़ हमेशा समझ में आ जाती मतलब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि जहानाबाद के बच्चों को हम जो है एक मतलब सितारा बनाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। है। जी जी, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ और इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ कि आप देखेंगे कि नॉर्मली लोग स्कूल चलाते हैं, फिर स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं। हमने स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, तब मैं स्कूल चला रहा हूँ। मतलब हमने फुल, और हमने जो बिल्डिंग भी बनाई है वो कोई टेंटेटिव बिल्डिंग नहीं बनाई है ना। इसका जो आर्किटेक्ट हैं वो आईआईटी गांधीनगर के आर्किटेक्ट हैं। और हमने बेस्ट समझ के, जो जैसा एक इंस्टीट्यूट दिखना भी चाहिए, जैसा उसका एम्बियंस होना चाहिए, जैसा उसकी फीलिंग होनी चाहिए, उस तरह का इंस्टीट्यूट बनाया है। हमने सारा जो भी वो है वो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है, सारा यहाँ उसको खर्च किया है इसको बनाने में। तो पूर्ण रूपेण कटिबद्ध हो के मैंने बनाया है इंस्टीट्यूट। ऐसा कभी नहीं बनाया कि अच्छा अगर नहीं होगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा कोई हमारे पास प्लान नहीं है। वो कहते हैं पहले फर्स्ट जंप इन देन फिगर आउट। आप पहले काम स्टार्ट कर दें, तब देखें कि क्या कैसे होना है। इतना अगर सोचेंगे तो फिर काम नहीं होता है। और जहाँ नेगेटिविटी आए कि नहीं मैं जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ये भी एक ख़राब बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं पूर्ण कटिबद्ध हूँ, फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग समझ जाएंगे इस बात को। और डेफिनेटली हम एक बहुत ही उत्कृष्ट लेवल पे शिक्षा दे रहे हैं। चूँकि मैं 10 साल 12 साल तो मैं खुद पढ़ाता रहा बच्चों को। और जो भी बेस्ट स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं कहता हूँ, तो वैसी शिक्षा हम दे रहे हैं, एकदम टॉप नॉच जिसको बोलते हैं, जो बेस्ट है, जैसी शिक्षा होनी चाहिए वैसी शिक्षा हम दे रहे हैं। और जहानाबाद सर स्कूलों का हब है कहा जाता है पूरे देश में। जहानाबाद जिले में एक ऐसा जिला है जी कि जहाँ यहाँ मतलब इतना स्कूल है, मतलब गली गली में स्कूल है। जी सूर्या वर्चस्व सबसे अलग क्यों है और क्यों ये खास आपकी नज़रों में है? जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सबसे अलग हैं और सबसे अच्छे हैं। ये फिर फिर भी कुछ तो खास होगा, क्योंकि आप घमंड। बड़े बड़े संस्थानों में आपने पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल चुके होंगे। जी, देखिए, हमारा मानना है पहली बात तो कि जैसे आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, तो बिल्डिंग जो है, मतलब बच्चा जो है घर के बाद सबसे ज़्यादा वक्त अपने स्कूल में गुजारता है। तो पहली बात तो आपको अच्छा लगना चाहिए। तो हम लोगों ने जो डिज़ाइनिंग करी है, आप देखेंगे पूर्ण रूपेण प्रकाश आ रहा है और हवाएं आ रही हैं और चारों तरफ का एम्बियंस हरियाली भरा है और खुला स्पेस है, बहुत बड़ा मैदान है। अ, अ, और आप जब भी देखेंगे, गुरुकुल में भी पढ़ाइयाँ होती थी तो जंगल में होती थी। आज भी यूएस के जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही खूबसूरत भी दिखते हैं। खूबसूरत दिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप अच्छा फ़ील करेंगे तभी अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी बेस्ट अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो लैब्स भी हैं, जो हमारे कंप्यूटर लैब्स हैं, जो हमारे क्लासरूम्स भी हैं, वो हर एक क्लासरूम में हम लोगों ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बोर्ड्स दिया हुआ है। फैकल्टी।
फैकल्टी हमारे सारे बाहर के हैं, बाहर से लाए हैं उनको, वो यहाँ आके पढ़ाते हैं, सारे के सारे बाहर से। और फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो हम बच्चों को ऐसा नहीं चाहते कि उन्हें ऐसा लगे एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, एक बेंच पे बैठे हुए हैं। वो हर एक बच्चे को हम लोगों ने एक टेबल दिया है और एक बेहतर चेयर फील चेयर हो। दिया, बेहतर फील हो उसको, एज एन ऑफिसर फील हो आज से ही। उसको पता हो कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, हमें बेस्ट बनाने के लिए ग्रूमिंग हमारी की जा रही है, और उसी तरीके से हम बच्चों को ट्रीट भी करते हैं विथ रिस्पेक्ट। कि जैसे वो आज ही के डेट में कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, या सेना के जनरल हो, या बहुत बड़े लॉयर हो, या बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। तो जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहली बात उसको केटर करती है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी उसको केटर करती है। प्लस जो बौद्धिक तौर पे हमारा जो फोकस है, वो एक ढर्रा सा चला आ रहा है कि हमारे बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, तो उस वक्त बच्चा केवल सुनता है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर हम उसको लिखाते हैं, उस वक्त वो केवल याद करता है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम्स में, और उसको वही चीज़ जो उसको जो उसको बताया गया है और जो उसको लिखाया गया है, उसी को आके वो लिख देता है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस या अपना इंटेलिजेंस है, वो निखर के नहीं आता नहीं आता। इन सारी चीज़ों में। तो हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, पहली बात तो हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए पढ़ाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, हम एक बार लिखा नहीं देते हैं, हम पहले उनसे बोलते हैं आप लिख के लाइए, आपका आपका क्या कहना है, फिर उसको डिस्कस करते हैं। फिर जो फाइनल निकल के आता है वो क्वेश्चन का आंसर, फिर उनको भी पता होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए था, या हमने यहाँ पे ये पॉइंट छोड़ दिया था और ऐसा क्यों छोड़ दिया था। अंदर का टैलेंट निकालते हैं। अंदर का टैलेंट निकालते हैं। नंबर 2 हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, बहुत बड़ा एम्फेसिस सारे लैंग्वेजेस पे है, चाहे वो संस्कृत हम पढ़ा रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो। हमारा मानना है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, हिंदी बहुत अच्छी हो गई, तो आपका पकड़ जो है, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही टैलेंटेड बन के निकलेंगे। रीज़न बीइंग कि आप जैसे इंजीनियरिंग की किताबें हैं, या मेडिकल की किताबें हैं, या लॉ की किताबें हैं, जो बेस्ट किताबें हैं, वो नॉर्मली इंग्लिश में लिखी हुई हैं। नॉर्मली जैसे रेसनिंग हैलिडे वॉकर है एक फिजिक्स की किताब, वो आप देखेंगे तो इंग्लिश में ही लिखी है और उसका कोई हिंदी रूपांतरण नहीं है। तो और कितने हज़ारों हज़ार किताबें हैं, उस कितनों का रूपांतरण हम करेंगे। तो पहली बात तो आपका लैंग्वेज पे पकड़ बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए, वेरी स्ट्रांग। और अगर वो एक बार हो गया तो आपके लिए फिर सारे सारे सब्जेक्ट, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, चाहे मेडिकल पढ़ रहे हो, अगर कॉम्प्रिहेंशन समझ आ गया आपको लैंग्वेज का, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लैंग्वेज पे विशेष यहाँ ध्यान दिया बहुत जाता है। ज़्यादा। सर आखिरी सवाल करेंगे कि जहानाबाद के बच्चों को, जहानाबाद ज़िले के सभी बच्चों को सफलता के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? कैसे मिलेगी सफलता? देखिए, सफलता एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सफल होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी किसी तरह की पॉवर्टी हो, गरीबी हो, किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रह जाता। लेकिन ये एकदम उत्कट आपके अंदर विचार आना चाहिए। एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जब द्रोणाचार्य सिखा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक मिट्टी की चिड़िया लगा दी और बताया कि उसकी आँख पे मारना है, और सबसे पूछते थे पहले, धनुष चलाने के पहले, कि तुम्हें क्या दिख रहा है? ये नहीं पूछते थे कि तुम प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, या धनुष कैसे चलता है, या तीर कैसे लगाओगे, ये नहीं। उन्होंने सबसे जो पहली बात पूछी ना, कि आपको दिखता क्या है? तो किसी ने कहा कि हमें पहाड़ दिखता है, नदी दिखती है, पेड़ दिखता है, रस्सी दिखती है, चिड़िया दिखती है, चिड़िया की आँख दिखती है। उन्होंने मना ही कर दिया। और बचपन में हमें बड़ा ये होता था कि अरे एक तीर चलाने देते, कितना तो कॉस्टली तीर भी नहीं था, शायद लग ही जाए। लेकिन अब जब मैं विद्यार्थी भी रह चुका और शिक्षक भी रह चुका, तो मुझे समझ में आता है कि कितने अद्भुत थे वो, और कितनी अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी हर एक जगह बताई जानी चाहिए कि आपको दिखता क्या है। अगर आपको अगर आपको अपना लक्ष्य दिखता है और लक्ष्य के सिवाय कुछ नहीं दिखता है, तो आपका निशाना ठीक बैठेगा। अर्जुन से जब पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चिड़िया की आंख दिखती है, तो बोला कि तुम चलाओ तीर, तुम ही एलिजिबल हो चलाने के लिए। तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि आपका जो लक्ष्य है वो ही आपको दिखे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखे, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया है आज के डेट में, सबसे बड़ा जो मॉन्स्टर है, सबसे बड़ा जो खतरा है हमारे जनरेशन के लिए, वो है सोशल मीडिया। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका कंसंट्रेशन कम करता है, और आपको फोकस करने से रोकता है। अगर आप
आपको लक्ष्य दिख रहा है अर्जुन की तरह कि हमें चिड़िया की आंखें दिख रही है, हमें आईआईटी ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता, एनआईटी भी नहीं दिखता, तो मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि आप आईआईटी में ही जाएंगे। अगर आपको दिखता है कि मुझे एम्स दिल्ली ही जाना है और मुझे और कुछ नहीं दिखता, आप एम्स दिल्ली में जाएंगे। सो बी फोकस्ड, फोकस, ये प्राइम चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत आभार सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ थे सूर्या वर्चस्व स्कूल के डायरेक्टर मनीष शर्मा जी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया। निशाना सिर्फ मछली की आंख पर होनी चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहने की बात कर रहे हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बरतना होगा। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।